स्वागत है आपका ऑडियो कहानी हब में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और रोचक कहानी जो है दुनिया के मशहूर जासूस शर्लक होम्स की। यह कहानी है द रेड हेडेड लीग यानी लाल सिरों वाले संघ की, जिसमें होम्स अपने दोस्त के साथ मिलकर एक अजीब और रोमांचक राज को सुलझाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। आंखों को बंद कीजिए और इस कहानी में खो जाइए। आइए सुनते हैं शर्लक होम्स एंड द रेड हेडेड लीग। एक दिन मैंने अपने दोस्त से मिलने की सोची और जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां एक व्यक्ति के साथ वो एक गंभीर चर्चा के बीच में था। वह व्यक्ति बहुत ही आम सा वृद्ध व्यापारी लग रहा था। मोटा, लाल चेहरा और उसके बाल आग जैसे लाल थे। उसके कपड़े भी उतने साफ नहीं थे। उसने एक लंबा सा कोट पहना था जिसके बटन आगे से खुले हुए थे। एक सादे वेस्ट कोट के साथ एक भारी पीतल की एल्बर्ट चेन थी। मैं उस आदमी को देख रहा था, पर मेरा ध्यान बार बार उसके उन लाल बालों पर जा रहा था। वह बिल्कुल लाल थे। शर्लॉक ने मुझे देखा और कहा, बैठो वॉटसन। नहीं, मैं माफी चाहूंगा ऐसे बीच में आने के लिए, मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, तुम सही वक्त पर आए हो, शर्लॉक ने कहा और फिर अपने मेहमान को मुझसे मिलाया और बोला, इनसे मिलो, यह है मिस्टर जबेज विल्सन और ये हैं मेरे साथी डॉक्टर वॉटसन जो मेरे केसेस में मेरी मदद करते हैं। मैंने शर्लक के मेहमान से हाथ मिलाया और बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वॉटसन, इनकी कहानी बेहद अनोखी और रोचक है। मैंने ऐसी कहानी काफी वक्त से नहीं सुनी, शर्लक ने मुझसे कहा। मिस्टर विल्सन, क्या आप कृपया करके अपनी कहानी फिर से सुना सकते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने आपकी कहानी शुरुआत से नहीं सुनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी कहानी बहुत अलग है और मैं आपकी कहानी का एक एक हिस्सा ध्यान से सुनना चाहूंगा। हमारे मेहमान ने कहा, ठीक है, और अपनी कोट की जेब से एक अखबार का टुकड़ा निकालकर अपने घुटने पे रखा। पर मेरा ध्यान उस आदमी के बालों की तरफ ही था। शर्लक ने मुझे देखा कि मैं उसको काफी सवालिया नजर से देख रहा हूँ, तो उसने अपना सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे दोस्त, हमारे मेहमान ने शारीरिक काम किया है। यह सूंघने वाली तंबाकू का प्रयोग करते हैं। यह एक गोपनीय समिति के सदस्य भी हैं। यह चीन में रह चुके हैं और इन्होंने हाल ही में बहुत लिखने वाला काम किया है। मैं और कुछ अनुमान नहीं लगा सकता। हमारा मेहमान कुर्सी से उछल पड़ा और शर्लॉक को देखता रहा। आपको कैसे पता ये सब? मैंने शारीरिक काम किया है क्योंकि मैं जहाज पर कारपेंटर था। पर आपको कैसे पता? उसने हड़बड़ाहट में पूछा। आपके हाथ से। आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ से ज्यादा मजबूत है क्योंकि आपने उससे काम किया है, शर्लॉक ने कहा। और गोपनीय समिति और बाकी सब कैसे पता? उसने पूछा। मैं आपकी बुद्धि का अपमान नहीं करूंगा यह बताकर कि मैंने ये सब कैसे पढ़ा, खासकर क्योंकि आप अपनी समिति के सख्त नियमों के विपरीत एक आर्क और कंपस वाला ब्रेस्ट पिन का उपयोग करते हैं। क्या और कुछ बताया जा सकता है उस दाईं कलाई के इतने चमकदार होने से 5 इंच तक और बाईं कलाई के कोनी पर एक चिकना निशान होने का, जहां आप उस टेबल पर रखते हैं? और जहां तक चीन की बात रही, तो आपकी दाईं कलाई के ऊपर एक मछली का टैटू बना है जो सिर्फ चीन में ही बनता है। मैंने जितनी पढ़ाई की है निशानों को लेकर, मुझे यही पता लगा। मिस्टर जबैज विल्सन कुछ देर के लिए मेरे दोस्त को देखते रहे और फिर हंसे और कहा, मुझे लगा आपने कुछ गड़बड़ की है, पर अब समझा कि लोग आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। धन्यवाद। क्या आपको वो इश्तिहार मिला? शर्लॉक ने पूछा। हाँ, ये रहा वो, आप खुद ही पढ़ लीजिए। इतना कहकर उसने अपनी लाल उंगली उस अखबार के हिस्से पर रखी जहां एक इश्तिहार था। फिर मैंने अखबार उससे लिया और पढ़ने लगा। अमेरिका के लेट एच काई हॉपकिंस की वसीयत के कारण अब एक खाली जगह है संघ में।
जिसमें सदस्य को सिर्फ नाम के लिए सेवाओं के बदले 4 पाउंड हर हफ्ते की तनख्वाह मिलेगी। सभी लाल बाल वाले पुरुष जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और 21 साल से ऊपर के हैं, वह योग्य हैं। सोमवार को सुबह 11 बजे डंकन रॉस से मिलने आए। संघ का दफ्तर 7 पोप्स कोर्ट, फ्लीट स्ट्रीट। यह क्या लिखा है? मैंने कहा जब मैंने यह इश्तिहार पढ़ा। देखा, मैंने कहा था ना, यह कुछ अलग है। होम्स अपनी कुर्सी में बैठे जोर से हंसते हुए बोला। मिस्टर विल्सन, आप बताइए शुरू से क्या हुआ इसके बाद। सबसे पहले तारीख बताइए। डॉक्टर, तुम लिखते रहना, शर्लॉक ने कहा। 27 अप्रैल 1890 की बात है, आज से ठीक 8 हफ्ते पहले की, और अखबार का नाम है मॉर्निंग क्रॉनिकल। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक साहूकार हूं और कोबर्ग स्क्वायर पर मेरी एक छोटी सी दुकान है और काफी वक्त से व्यापार भी सही से नहीं चल रहा है। बस किसी तरीके से गुजारा हो जाता है। पहले मेरे पास 2 सहकर्मी थे, पर अब एक ही है, वो भी इसलिए क्योंकि वो आधी तनख्वाह पर है। उस युवा का नाम क्या है? शर्लॉक ने बीच में पूछा। विंसन स्पॉल्डिंग। और इतना भी युवा नहीं है, पर उससे बेहतर आदमी की उम्मीद नहीं कर सकता। बहुत तेज है वो काम में। वह बस इसलिए मेरे साथ आधी तनख्वाह पर है क्योंकि वह काम सीखना चाहता है। बस एक खराब चीज है, फोटोग्राफी के लिए ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। जब उसे अपना दिमाग काम में लगाना चाहिए, तब वह कैमरे से तस्वीरें खींचता रहता है और फिर अपनी तस्वीरें निकालने के लिए खरगोश की तरह अपने बिल यानी तहखाने में चला जाता है। बस यही कमी है, बाकी बहुत तेज है, उसने कहा। मेरे साथ अभी 2 लोग हैं। एक 14 साल की लड़की, वो मेरा खाना पीना देखती है और घर की साफ सफाई करती है, और दूसरा विंसेंट। और मैं अपनी पत्नी को भी खो चुका हूँ और आगे कोई परिवार भी नहीं है। तो उस दिन विंसेंट मेरे पास ये इश्तिहार लाया और बोला, काश मेरे भी बाल लाल होते। क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। लाल सिरों वाले संघ में नौकरी निकली है, जो बहुत कम काम के लिए अच्छे पैसे दे रहे हैं, विंसेंट ने कहा। और मैंने वो इश्तिहार देखा और बोला, ये सच है क्या? विंसेंट बोला, क्या आपको इस संघ के बारे में कुछ नहीं पता? यह मिस्टर हॉपकिंस, एक अमीर आदमी जो कि खुद एक लाल बाल वाले व्यक्ति थे, और उन्हें लाल बाल वाले व्यक्तियों से बहुत सहानुभूति थी। उनके मरने के बाद उनकी करोड़ों की संपत्ति संरक्षकों को दी गई, इस शर्त पे कि इन पैसों के ब्याज को लाल बाल वाले व्यक्तियों के जीवन को सुधारने में लगाया जाएगा। पर ऐसे तो लाखों व्यक्ति होंगे दुनिया में जो नौकरी के लिए जाएंगे, मैंने कहा। नहीं, इतने भी नहीं हैं, क्योंकि ये सिर्फ लंदन के लोगों के लिए ही है, और सिर्फ जो उम्र में बड़े हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है। क्योंकि मिस्टर हॉपकिंस ने अपना व्यापार लंदन से ही शुरू किया था, तो वह लंदन को वापस कुछ देना चाहते थे। और मैंने सुना है कि जिनके भी बाल हल्के या गाढ़े लाल हैं, उनको यह नौकरी आसानी से नहीं मिलती, जबकि जिनके बाल बिल्कुल आग की तरह लाल होते हैं, उनको पहले नौकरी दी जाती है, विंसेंट ने कहा। तो आप लोग देख ही रहे हैं, मेरे बाल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उनको चाहिए थे। और अगर हल्के काम के बदले मुझे कुछ अलग से धनराशि मिल जाती तो क्यों नहीं। वैसे भी मेरा काम आजकल अच्छा नहीं चल रहा है। बस मैं विंसेंट की बातों और अपनी मजबूरी की वजह से तैयार हो गया, और फिर मैं और विंसेंट दुकान को बंद करके उस दफ्तर की ओर चल दिए। और वहां जो नजारा था, उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हर दिशा में सिर्फ लाल सिरों वाले व्यक्ति थे। मुझे लगा कि जैसे पूरे लंदन के लाल सिरों वाले व्यक्ति वहां आ गए हों। इश्तिहार को देखकर पूरी गली सिर्फ लोगों से भरी थी। दफ्तर के आगे रस्सी से 2 खंड बनाए हुए थे, जिसमें से एक तरफ से लोग दफ्तर में जा रहे थे और दूसरी तरफ से मायूस लोग दफ्तर से निकल रहे थे। मैं अगर अकेला होता तो शायद हार मानकर घर चला जाता,
पर विंसेंट ने मुझे बिल्कुल हार मानने नहीं दी। वो मुझे पीछे से धक्का देकर किसी तरीके से दफ्तर के अंदर ले गया। उस कमरे में सिर्फ 2 कुर्सियां और एक टेबल था, और वहां था मिस्टर डंकन रॉस। उसके बाल भी बेहद लाल थे मेरी तरह, और वह हर व्यक्ति से बारी बारी भेंट कर रहा था। पर पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ कमियां निकाल देता था उन व्यक्तियों में। फिर मेरी बारी आई, और मैं मानता हूं कि वो मेरे प्रति काफी अनुकूल था बाकियों के मुकाबले। वो मेरे पास आया और मुझे एक टुक निगाह से देखने लगा, और फिर मुझसे हाथ मिलाकर बोला, बधाई हो। मैं थोड़ा चौंक गया। पहले, मुझे माफ कीजिएगा, पर मेरा ये करना जरूरी है। और इतना कहकर उसने मेरे बालों को हाथ से पकड़ा और जोर से खींचा कि मेरी चीख निकल गई और मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे लगता है आपके बाल असली हैं। बस यही जानना था, क्योंकि हमारे साथ पहले भी धोखा हो चुका है नकली बालों की वजह से। फिर वह वहां से उठा और खिड़की पर जाकर बोला, नौकरी की जगह भर गई है। बस एक जोर से निराशा की आवाज आई, और फिर बाकी लोग वहां से चले गए। और फिर वह मेरे पास आकर बोला, आप कब से काम शुरू कर सकते हैं? मैं चौंक कर बोला, मेरी खुद की दुकान है, और अचानक से मैं अपना काम कैसे छोड़ सकता हूँ? आपका काम क्या है? इतने में विंसेंट बोला, आप दुकान की चिंता ना करें, मैं उसे संभाल लूंगा। डंकन ने कहा, यह तो अच्छी बात है कि आपका खुद का व्यापार है, पर इस काम से आपके व्यापार पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सुबह 10 से 2 बजे तक यहीं दफ्तर में रहना है, और उस एनसाइक्लोपीडिया की नकल करनी है। अभी सिर्फ 1 शब्दों की किताब वहां पड़ी है। बस कागज और कलम आपको खुद ही लाना पड़ेगा। बस यही करना है? मैंने पूछा। हाँ, बस याद रखिएगा कि उस समय आप इस इमारत को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, चाहे जितना भी जरूरी काम हो, वरना उसी समय आपको निकाल दिया जाएगा। और इस काम को करने के लिए आपको हर हफ्ते 4 पाउंड दिए जाएंगे। डंकन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने कुछ देर सोचा कि इसमें मेरा कोई घाटा तो नहीं, क्योंकि दुकान का काम भी शाम को ही आता है, और मुझे अच्छी रकम भी मिल जाएगी। और यही सब सोच के मैंने उसे हामी भर दी, और फिर हम दोनों घर चले आए। पर पूरी शाम मैं सोचता ही रहा कि क्या यह कोई धोखा तो नहीं, क्योंकि इतने से काम के बदले कोई इतनी अच्छी रकम क्यों देगा। विंसन ने मुझे बहुत समझाया, और किसी तरीके से मैं सो पाया। और फिर सुबह मैं कलम और कागज खरीदकर दफ्तर के लिए निकल पड़ा। और वहां पहुंचकर मैंने देखा तो मिस्टर डंकन रॉस मेरा इंतजार कर रहे थे, और फिर मैं अपने काम में लग गया। सब सही था शुरुआत में। मिस्टर रॉस 1-2 बार आते थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने आना भी बंद कर दिया। पर हर शनिवार को मेरे 4 पाउंड मुझे मिल जाते थे, और ऐसा करते करते 8 हफ्ते बीत गए, और ए शब्द के अक्षर भी खत्म हो गए, और मुझे लगा अब मुझे बी पर जाना है। तो इसी आशा से मैं आज सुबह दफ्तर पहुंचा, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने दरवाजे पे ये पेपर देखा। ये रहा वो पेपर। और उसने अपनी जेब से एक पेपर निकाला जिसमें लिखा था, लाल सिरों वाला संघ खत्म हो गया है। मेरा तो सर ही चकरा उठा, क्योंकि इससे आसान काम मुझे मिल नहीं सकता था, और रकम भी काफी अच्छी थी। इसी चीज को लेकर मैंने आसपास वाले लोगों से भी पूछा, पर उन्हें कुछ नहीं पता था। फिर मैं उस ऑफिस के मालिक के पास गया जो उसी इमारत में नीचे अकाउंटेंट का काम करता था। मैंने उससे पूछा डंकन रॉस के बारे में। उसने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। फिर दफ्तर नंबर 4 बताया तो उसने कहा, विलियम मॉरिस, वो लाल बाल वाला आदमी? जी हाँ, वही। अच्छा, वो तो अपने नए दफ्तर में चले गए हैं। उन्होंने यह किराए पर कमरा लिया था कुछ दिन के लिए, मकान मालिक ने कहा। क्या आपके पास उनका नया पता है? मैंने पूछा। हाँ, रुको। और उसने उसका पता निकाल कर दिया, और जब मैं वहां पहुंचा तब पता लगा वो तो एक फैक्ट्री का पता है, और वहां ऐसा कोई लाल बाल वाला आदमी नहीं था। और फिर क्या किया आपने?
शर्लॉक ने कहानी के बीच में पूछा। फिर मैं अपनी दुकान पे चला गया और विंसन से बात किया तो उसने कहा हो सकता है वो आपको खत भेजें, आपको इंतजार करना चाहिए। पर मुझसे यह नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं आपके पास आ गया। तो अभी आपको क्या चाहिए? क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूं आपका तो फायदा ही हुआ ना। मुश्किल से आपने 3 या 3.5 पाउंड खर्च किए होंगे कागज और कलम के लिए, और ए से शुरू होने वाले शब्दों का ज्ञान भी मिल गया, शर्लॉक ने पूछा। पर उन्हें ऐसा क्या मिला ये सब करके? क्योंकि इसमें तो उनका ही घाटा हुआ। और यह अगर कोई मजाक था तो कोई ऐसा क्यों करेगा? बस मैं यही जानना चाहता हूँ, विल्सन ने पूछा। ठीक है, यह बहुत अलग कहानी है। काफी दिनों बाद ऐसा कुछ सुनने में आया है, शर्लॉक ने कुर्सी में घुसते हुए कहा। तो क्या आपका सहयोगी आपके साथ है अभी भी? शर्लॉक ने पूछा। हाँ, अभी मैं उसे दुकान पर छोड़कर आया हूँ। कैसा है विंसन स्पॉल्डिंग? शर्लॉक ने पूछा। हाइट में छोटा है पर मजबूत है, बहुत तेज है काम में, कोई बाल नहीं है चेहरे पर, और उसके माथे पर तेजाब गिरने का निशान है, विल्सन ने कहा। शर्लॉक में एक अलग उत्साह था ये बात सुन के, और उसने पूछा, क्या उसके कान में छेदन है? हाँ, उसने बताया कि बचपन में करवाया था। ठीक है, तो आज शनिवार है, मैं आपको सोमवार को इसके बारे में बताता हूँ, शर्लॉक ने कहा। तो वॉटसन, तुम्हें क्या लगता है? शर्लॉक ने मुझसे पूछा जैसे ही मिस्टर विल्सन ने हमें अलविदा कहा। मुझे तो कुछ समझा नहीं, बड़ा अनोखा केस है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, और तुम क्या करोगे? मैंने कहा। बस अभी तो मैं अपना पाइप पीऊंगा, और तुम मुझसे 50 मिनट तक कुछ मत बोलना, शर्लॉक ने कहा, और वह अपने पाइप को मुंह से लगाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसको जितना जानता था, उसने कुछ ऐसा समझा था कहानी में जो उसके दिमाग में हलचल मचा रहा था। 50 मिनट बाद बोला, क्या वॉटसन, तुम्हारे मरीज तुम्हें आज छुट्टी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वैसे भी इतना कुछ काम नहीं है। वैसे क्या करना है? मैंने कहा। पहले लंच कर लेते हैं और फिर शाम को जर्मन म्यूजिक का प्रोग्राम है, शर्लॉक ने कहा। फिर हम दोनों घर से निकल दिए, और फिर थोड़ी ही देर में हम सेक्स कोबर्ग स्क्वायर पे थे, जहां पर मिस्टर विल्सन की दुकान है। शर्लॉक काफी देर तक उस गली और दुकान को ध्यान से देखता रहा, और उसने देखा कि दुकान के बाहर के रास्ते के पत्थर उखड़े हुए हैं। और फिर उसने दुकान के बाहर आकर जोर से अपनी छड़ी उन पत्थरों पर मारी, और फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। तो एक छोटा पर मजबूत आदमी ने दरवाजा खोला। शर्लॉक ने उससे पूछा, स्ट्रैंड जाने के लिए रास्ता बता सकते हैं? उस आदमी ने तुरंत उत्तर दिया, तीसरी गली से दाएं और फिर चौथा बायां। होशियार आदमी है, शर्लॉक ने मुझसे बोला जैसे ही हम दोनों चलने लगे। मेरे हिसाब से वह लंदन का चौथे नंबर का होशियार आदमी है, और हिम्मत के मामले में तीसरे। बिल्कुल, मुझे लगता है इस कहानी में उसका कुछ पात्र है। तुम्हें क्या लगता है उसको देख के? मैंने कहा। मैंने उसे देखा नहीं। क्यों? तो क्या देखा? उसकी पैंट के घुटने का हिस्सा। क्या देखा? मैंने पूछा। उसमें काफी मिट्टी लगी थी, जैसे वो कुश्ती कर रहा हो। वॉटसन, अभी ध्यान देने का समय है, ना कि बातें करने का। हम दुश्मन के इलाके में हैं, शर्लॉक ने कहा। फिर हम उस घर के पीछे वाली गली में पहुंचे, और वह एक बेहद बड़ी गली थी जिस पर काफी लोग थे, और उस गली में काफी दुकानें भी थी। मुझे देखने दो, यहाँ एक अखबार की दुकान है, तंबाकू बनाने वाले, बैंक और होटल भी हैं, और काफी छोटी मोटी दुकानें भी हैं। तो इसके बाद गली खत्म हो गई, और फिर उसने कहा, चलो वॉटसन, लंच करके संगीत सुनने चलते हैं, हमारा काम यहाँ खत्म है। फिर हमने लंच किया और संगीत सुनने हॉल में चले गए, पर मेरा ध्यान मेरे दोस्त पर ही था। वह संगीत का बहुत शौकीन है, पर उसके चेहरे से पता लग रहा था
उस समय उसका ध्यान कहीं और था। फिर जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो उसने पूछा, वॉटसन, तुम्हें घर जाना होगा? हाँ, मैंने कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए आज। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और आज शनिवार है, तो ये मामला काफी गंभीर हो सकता है। तो कोबर्ग स्क्वायर जाना होगा। फिर मैं तुम्हें घर पर मिलता हूँ, उसने कहा। कितने बजे? 10 बजे सही रहेगा, शर्लॉक ने कहा। ठीक है। और हाँ, अपनी बंदूक भी साथ में ले आना, उसने मुझसे कहा जैसे ही मैं जाने के लिए पलटा। इतना कह के शर्लॉक उस भीड़ में गायब हो गया। अब जब मैं रास्ते में जा रहा था तब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि उसने बंदूक क्यों मंगाई। मेरे दोस्त को ऐसा क्या खतरा दिखा इस कहानी में जो मैं नहीं देख पा रहा। और फिर रात को 10 बजे मैं बेकर स्ट्रीट पहुंचा और वहां देखा कि गेट के आगे दो घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। और जैसे ही मैं घर में घुसा तो ऊपर शर्लॉक के कमरे से आवाजें आ रही थी, जैसे शर्लॉक किसी से बात कर रहा हो। जैसे ही मैं कमरे में घुसा तो मैंने देखा कि वहां पीटर जोन्स, जो एक पुलिस वाला था, और एक लंबा पतला और दुखी सा चेहरा पर सुंदर टोपी और अच्छा कोट पहने एक आदमी था। हाँ चलो, हम सब पूरे हो गए, शर्लॉक ने कहा और अपना कोट पहन लिया और कहा, वॉटसन, तुम मिस्टर जोन्स को तो जानते ही हो, और ये है मिस्टर मैरीवेदर, जो आज रात हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे। आज रात बहुत भारी रकम दांव पर है, करीब 30,000 पाउंड, शर्लॉक ने कहा। जॉन क्ले, खूनी, चोर और नकली सामान बेचने वाला, और यह युवा पुरुष है, पर लंदन के नामी गिरोह का सरदार है, और ऐसे आदमी को मैं हथकड़ी पहनाना चाहूंगा। उसके दादा राजघराने में काम करते थे और वह खुद बड़े कॉलेज में गया है। बहुत तेज है वो। उसके कारनामे तो बहुत सुने हैं, पर उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाया आज तक, जोन्स ने बीच में कहा। उसके बाद वह दोनों पहली घोड़ा गाड़ी और मैं और शर्लॉक दूसरी गाड़ी में वहां से चल दिए। शर्लॉक पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला, पर अचानक से कहा, हम बस पहुंच ही गए। मिस्टर मैरीवेदर बैंक के निर्देशक हैं और वह इस मामले को खुद ही देखना चाह रहे थे, और मैंने जोन्स को भी बुला लिया क्योंकि हो सकता है उसकी जरूरत पड़े। वह बहुत तेज है और मजबूत भी। अगर किसी को पकड़ ले तो आसानी से जाने ना दे। हम लोग उस कोबर्ग स्क्वायर पर पहुंचे जहां हमने सुबह चक्कर मारे थे। मिस्टर मैरीवेदर हमें एक पतली सी गली में ले गए और वहां एक लोहे का बड़ा सा दरवाजा खुला था हमारे लिए। और आगे बढ़े तो हम एक बड़ी सी तिजोरी के तहखाने में थे। वहां काफी सारे डब्बे पड़े थे। आप ऊपर से तो सुरक्षित हैं, होम्स ने मैरीवेदर से कहा। पर नीचे से नहीं, मैरीवेदर ने नीचे इशारा करते हुए जोर से बोला। जमीन खोखली है। मैं आप लोगों से शांति बनाने को कहूंगा, क्योंकि इसी पे हमारी पूरी योजना टिकी है, शर्लॉक ने कहा। फिर मिस्टर मैरीवेदर जाकर एक डिब्बे पे बैठ गए। फिर शर्लॉक अपने घुटने पर बैठा और अपने लेंस से उन पत्थरों को देखने लगा जहां थोड़ी मिट्टी हटी हुई थी। फिर वह उठकर बोला, हमारे पास अभी भी 1 घंटा है, क्योंकि तभी वह साहूकार सोने जाएगा। तो वॉटसन, तुम जान ही गए होगे कि अभी हम बैंक के तहखाने में हैं, और मिस्टर मैरीवेदर बताएंगे कि क्यों शहर के सबसे बड़े अपराधी इस तहखाने को लूटना चाहेंगे अभी। इसमें फ्रेंच सोना है, कम से कम 30,000 पाउंड का, और जिस डब्बे पे मैं बैठा हूँ उसी में करीब 2,000 पाउंड का सोना होगा। तो हमें अभी अपनी योजना बना लेनी चाहिए। मिस्टर मैरीवेदर, आप उस लालटेन पे कपड़ा रख दो। और अंधेरे में बैठें? मैं ताश के पत्ते लाया हूं, तो हम वो भी खेल सकते हैं, पर हमारे दुश्मन की योजना देखते हुए हम उन्हें रोशनी नहीं दिखा सकते, शर्लॉक ने तंज कसते हुए कहा। और हमें डब्बों के पीछे खड़ा कर दिया और कहा, अगर वो लोग गोली चलाएं तो तुम पीछे मत हटना, वॉटसन। और फिर मैं लकड़ी के डब्बे के ऊपर बंदूक रख के खड़ा हो गया। अगर वह हमारे हाथ नहीं आए और भाग खड़े हुए, मैंने शर्लॉक से पूछा। यहां से अगर वो भागे
तो वह कोबर्ग स्क्वायर में मिस्टर विल्सन की दुकान से ही भाग सकते हैं, और मैंने वहां एक इंस्पेक्टर और 2 हवलदार तैनात कर दिए हैं, जोन्स ने कहा। बस फिर क्या था, वहां बिल्कुल शांति हो गई और करीब 1 घंटा बीत गया था, और उस जगह पर उसी तरीके से खड़े होने से मेरे हाथ और पांव में दर्द होने लगा था। तभी जमीन पर एक हल्की सी रोशनी दिखी और धीरे धीरे वह तेज होने लगी, और अचानक से एक पत्थर हटने की आवाज आई और उस छेद से एक आदमी ऊपर निकला और बोला, सब सही है, तुम छेनी और बैग्स तो लाए हो? जल्दी करो, मैं तुम्हें जल्दी से बैग फेंकता रहूंगा। बस क्या था, इतने में शॉर्लॉक उस पर कूदा और उसे कॉलर से पकड़ लिया, और जोन्स ने जल्दी से उसके पांव पकड़ लिए। उसके हाथ में एक बंदूक थी जो होम्स ने जल्दी से गिरा दी। और फिर क्या था, उसके बाकी साथी भाग खड़े हुए। इसका कोई फायदा नहीं है मिस्टर क्ले, होम्स ने कहा। ठीक है, पर मेरे साथी तो ठीक से निकल गए ना? नहीं, वहां पुलिस उनका इंतजार कर रही है गेट पर, शर्लॉक ने कहा। तुमने पूरी योजना सही से बनाई, बधाई हो, उसने कहा। और तुम्हारी योजना भी अच्छी थी, वो लाल बाल वाली योजना नई और रोचक थी। उसके बाद जोन्स ने उसे हथकड़ी पहना दी और कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे साथियों से मिलाता हूं। क्ले ने सर झुकाया और हमें अलविदा कहा। शुक्रिया मिस्टर होम्स, आपने आज हमारी इज्जत बचा ली। मैं नहीं जानता बैंक आपको कैसे शुक्रिया व्यक्त करे, मैरीवेदर ने कहा। बस मेरा कुछ खर्चा हुआ है, बस वही चाहूंगा बैंक मुझे दे दे, शर्लॉक ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल, मैरीवेदर ने कहा, और फिर हम घर आ गए। अगली सुबह मैं शर्लॉक के साथ नाश्ता कर रहा था। तभी मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे शक हुआ मिस्टर विल्सन के सहयोगी पर? यह बिल्कुल अनोखा था। जब मैंने इश्तिहार को देखा, बहुत अच्छी योजना बनाई थी क्ले ने, जब उसने मिस्टर विल्सन के बालों का इस्तेमाल किया और एक छोटे से काम के 4 पाउंड भी दिए। बस यही लालच में मिस्टर विल्सन फंस गए, क्योंकि वह उन्हें कुछ समय के लिए घर से निकालना चाहता था। और फिर जब मैंने सुना वह आधी तनख्वाह में आया है, तभी मुझे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पर तुम्हें उसकी योजना का कैसे पता चला, मैंने पूछा। उस घर में एक औरत भी है और उनका व्यापार भी छोटा सा है, तो घर में ऐसी कोई कीमती चीज भी नहीं थी। पर जब मैंने सुना वह तस्वीर निकालने के लिए बार बार तहखाने में चला जाता है, तब सारी उलझन सुलझ गई। जब मैंने उस सहयोगी से रास्ता पूछा, तब मैंने देखा कि उसकी पैंट गंदी है, तो मुझे शक हुआ कि जरूर कोई ऐसा काम है जिसमें उसको रोज कुछ घंटे लगते हैं, और काफी महीने भी लग गए। और जब मैंने उसके घर के सामने लकड़ी से पत्थर पर ठोका, तो वहां कुछ नहीं था। पर जब हम घर के पीछे गए, तब मैं समझा कि वहां तो सिटी बैंक है। और फिर जब तुम घर चले आए, तब मैंने पुलिस को बुलाया और बैंक के निदेशकों से भी बात की, और तब समझा कि बैंक में सोना है। पर तुम्हें कैसे पता वो कल ही चोरी करने वाले थे, मैंने पूछा। क्योंकि जब संघ का दफ्तर बंद हुआ, तो इसका मतलब अब उन्हें मिस्टर विल्सन को घर से निकालने की जरूरत नहीं थी। यानी उनका काम पूरा हो चुका था, और कल शनिवार था, तो उससे बढ़िया दिन उनको मिल नहीं सकता था। पूरे 2 दिन मिलते उन्हें भागने के लिए। तुमने बहुत खूबसूरती से इसका पता लगाया, मैंने भावमुक्त होकर कहा। यह एक लंबी कड़ी है और हर कड़ी सही है। बस यही छोटी छोटी मुसीबतें हैं जो मुझे जिंदगी में आलसी होने नहीं देती, शर्लॉक ने जमाई लेते हुए कहा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।